हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इग्नू सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, यानी इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, साइंस और टेक्नोलॉजीज के बारे में आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इंटरनेशनल लेवल्स पर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका विकास हुआ और कैसे साइंस और टेक्नोलॉजीज के आ जाने से विभिन्न देशों ने प्रगति की। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। तो अगर देखा जाए तो औद्योगिक और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बीच का जो संबंध है, जो अध्ययन का जो क्षेत्र है, वो कोई नया नहीं है, यानी यह कोई नई बात नहीं है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि यह इन दोनों के बीच, यानी औद्योगिक के बीच और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बीच के बारे में काफी पहले से ही हम अध्ययन कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बीच का संबंध अविराम और घनिष्ठ रहा है, यानी जिस पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है और दोनों के मध्य आपसी निकटता बनी हुई है। जो राजनीतिक भूगोलवेत्ता है, उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि मनुष्य अपने भौगोलिक पर्यावरण द्वारा उत्पन्न जो दशाएं हैं, ठीक है, उसको अपनाने या उसको बदलने में किस प्रकार सक्षम हुआ। यानी जिस तरह से विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है उसने मानव के जीवन को प्रभावित किया है, जो मनुष्य की जो दैनिक क्रियाएं हैं उसमें काफी परिवर्तन आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यानी विज्ञान जो है वो नई नई खोजें कर रहा है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे दैनिक जो जीवन है वो सरल बन रहा है, ठीक है, और एक उन्नत वातावरण विकसित होने में जो विज्ञान है वो मदद कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो विज्ञान और तकनीकी द्वारा जो नए शोध किए गए हैं, यानी जो नए वैज्ञानिक जो शोध किए गए हैं, उसके द्वारा क्या हुआ, उसके द्वारा संचार में परिवर्तन आया, शिक्षा में परिवर्तन आया, अंतरिक्ष चिकित्सा में परिवर्तन आया, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि इन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन भी आया और उसका विकास भी हुआ। और किसी भी नई तकनीक के उपयोग से मनुष्य की जो दिनचर्या है तथा जो कार्यशैली है उसमें भी क्या आया है, उसमें भी सुधार आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के आ जाने से जो हमारी जो टाइम है उसकी सेविंग्स हुई है, ठीक है, और हमारा जो काम है वो बहुत ज्यादा इजी हो गया है। तो जिसके कारण मनुष्य की जो जीवन शैली है उसमें टेक्नोलॉजी के आ जाने से एक क्रांति सी आ गई है। अगर हम वैज्ञानिक काल की बात करें तो वैज्ञानिक काल का जो आरंभ है वो 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ और प्रिंटिंग प्रेस, दूरबीन, माइक्रोस्कोप आदि और भी जो प्रौद्योगिकी विकास हुए, जिसने मानव के जीवन में क्या ला दी, मानव के जीवन में क्रांति सी ला दी। क्योंकि आप पहले देख सकते हैं, पहले पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, और छपाई का काम बहुत ज्यादा होता था और उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा जाता था। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी ने विकास किया है और प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, तो उससे क्या हो गया, उससे जो वर्क है वो बहुत ज्यादा इजी हो गया है और अब तो पेपरलेस वर्क भी बहुत ज्यादा होने लगा है। तो इससे क्या हुआ है, इससे मानव की जो जीवन है वो बहुत ज्यादा सरल हो गया है, उसने एक क्रांति सी ला दी है। अगर हम बेकन की बात करें तो बेकन ने अनुशासित विधि पर जोर दिया है और प्रकृति पर जो मनुष्य का जो प्रभाव है उसमें वृद्धि करने के लिए प्रयोगात्मक विकास का समर्थन किया है। उनका क्या कहना है, उनका यह कहना है कि वैज्ञानिकों को कारीगरों के जो तरीके हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। इसका अर्थ
यह हुआ कि जो भी कार्य कारीगर करते हैं, यानी जो भी कार्य जो आर्टिशियंस है वो करते हैं, उसे वैज्ञानिकों को सीखना चाहिए। जैसे कारीगर क्या करते हैं, कारीगर जो छोटे मोटे उपकरणों की सहायता से वस्तुओं की रचना या मरम्मत करते हैं, तो वो मरम्मत या वो रचना किस प्रकार की जाती है, यह वैज्ञानिकों को सीखना चाहिए। बेकन यह भी कहते हैं जो कारीगर है उसको भी विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, यानी जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, ठीक है, वैज्ञानिक जो अनुसंधान कर रहे हैं, जो खोज कर रहे हैं, तो कारीगरों को वो भी सीखना चाहिए। अगर देखा जाए तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कोई खास परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ, यानी कोई कारीगर जैसे बढ़ई हो गए या मैकेनिक हो गए, उन्होंने बिना किसी वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ से, यानी जो कारीगर है उन्होंने बिना किसी वैज्ञानिक शिक्षा के लोहे के पुल बना दिए, भाप इंजनों का निर्माण किया, टेक्सटाइल मशीनों का निर्माण किया। लेकिन अगर हम इसके विपरीत वैज्ञानिकों को देखें तो जो वैज्ञानिक है वो अभी भी अव्यवस्थित तरीके से, यानी बिना सिस्टमेटिक तरीके से अभी भी खोज कार्यों में लगे हुए हैं। इसलिए जो बेकन है वो ये कहते हैं कि जो कारीगर है उनको वैज्ञानिकों के तरीके को सीखना चाहिए, और जो वैज्ञानिक है उन्हें कारीगरों के तरीकों को सीखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक क्रांति। जैसे कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मशीनीकरण का युग आरंभ हुआ, जिसने ब्रिटेन और अमेरिका के जो नेतृत्व है उसको क्या किया, उसको सुदृढ़ किया, यानी उसको मजबूत किया और एक नई दिशा दी। क्योंकि जब मशीनीकरण का युग आया, यानी जब औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई और मशीनीकरण का जब युग आया, तो उससे जो संयुक्त राज्य हैं उसमें वाष्प इंजन, यंत्र चालित धागा काटने की मशीन और कपास ओटनी का आविष्कार हुआ। यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने बहुत सारी मशीनों का क्या किया, मशीनों का आविष्कार किया। इसके साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका ने कई अन्य अनुसंधान किए, ठीक है, जैसे कि निर्जीव ऊर्जा के नए स्रोत, जैसे आंतरिक दहन इंजन और विद्युत ऊर्जा का विकास हुआ, जिसका उपयोग परिवहन, संचार तथा उद्योग में किया गया। यानी ये जो अमेरिका है और जो ब्रिटेन है उसने क्या किया, उसने निर्जीव ऊर्जा के भी नए स्रोत का विकास किया, जैसे कि इंजन और विद्युत ऊर्जा का विकास किया, जिसका इस्तेमाल किसमें किया गया, जिसका इस्तेमाल परिवहन में किया गया, संचार में किया गया और उद्योग में किया गया। जैसे कि आप पहले देख सकते हैं कि पहले क्या होता था, पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी, ठीक है, बैलगाड़ी चलती थी, लेकिन जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तब से अब क्या होने लगा, मोटर गाड़ी चलने लगी, ठीक है, एरोप्लेन्स चलने लगे। तो इससे क्या हुआ, जिसने लोगों की आवाजाही को आसान बना दिया। इसके अलावा संचार और अंकीय प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्कों का जो विस्तार है वो बहुत तेजी से हुआ, ठीक है, जिसे सूचना क्रांति का नाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के आ जाने से जो इलेक्ट्रॉनिक जो नेटवर्क है उसका जो विकास है वो बहुत ज्यादा तेजी से होने लगा। जैसे कि अगर हम मोबाइल फोन का एग्जांपल ले या कंप्यूटर का एग्जांपल ले तो इसमें बहुत ज्यादा तेजी से परिवर्तन आया। जैसे कि संचार जो है, संचार मानव की प्रगति के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो संचार के क्षेत्र में टेलीफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा हो गई और इंटरनेट का प्रयोग संचार के जो क्षेत्र है उसमें क्रांति के रूप में आए। अगर देखा जाए तो जो पहले के जो मोबाइल फोन्स थे वो कैसे थे, पहले लैंडलाइन चले, ठीक है, उसके बाद कीपैड चले, उसके बाद टच स्क्रीन आ गई। तो ऐसे बहुत सारा विकास धीरे धीरे होता गया। पहले 2G था, फिर उसके बाद 3G आया, अब 4G आया, उसके बाद आने वाली जनरेशन में 5G भी आएगा, 6G भी आएगा। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास डे बाय डे होता ही जा रहा है। देख सकते हैं कि डाक सेवा में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। पहले आपकी जो बुक्स है वो कुरियर के द्वारा आती थी, लेकिन अब आपको ऑनलाइन मटेरियल भी अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है और उसने संचार के क्षेत्र में भी उन्नति की है। 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वह विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते अमेरिका प्रौद्योगिकी नवीनीकरण में यूरोप से आगे बढ़ने लगा,
क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका नई नई मशीनों का आविष्कार कर रहा था, उससे अमेरिका जो है वो यूरोप से आगे बढ़ने लगा। अमेरिका ने नवीन प्रौद्योगिकरण के आजान से यानी न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से कोयले से तेल में परिवर्तित हुआ, ठीक है, घोड़ा गाड़ी से मोटर गाड़ी में परिवर्तित हुआ, बिजली से विमान में आदि। इन सभी नई टेक्नोलॉजी से अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी। जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी, ठीक है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आई, न्यू टेक्नोलॉजी आई, उससे क्या हुआ, मोटर गाड़ी में परिवर्तित हुआ। पहले कोयले का यूज किया जाता था, लेकिन बाद में बिजली का यूज किया जाने लगा। इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उसका जो विकास है वो दिन ब दिन होता गया, और जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई। अगर देखा जाए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सबसे अहम योगदान वहाँ की जनता का होता है। अगर मान लो किसी देश में अगर उसकी जनता ही उस देश का साथ ना दे, यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका साथ ना दे, तो क्या कोई देश अपना विकास कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसीलिए नई टेक्नोलॉजी के विकास में सामाजिक परिस्थितियों का अधिक महत्व है। और देखा जाए तो बिना सामाजिक सहभागिता के कोई भी राष्ट्र प्रौद्योगिकी में प्रगति कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक लोग विकास के कार्यों में भाग नहीं लेंगे और जिन मशीनों का निर्माण किया गया है उनको चलाने के लिए अगर कुशल कर्मचारी ही नहीं होंगे, तो क्या कोई देश प्रगति कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए लोगों की भागीदारी होना अत्यंत आवश्यक है, जो नई नई वस्तुएं बनाने और नई प्रक्रिया का आविष्कार कर सके। तो लोगों की जो सहभागिता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की सबसे वर्चस्वशाली अर्थव्यवस्था थी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। अगर हम इसके विपरीत अन्य राष्ट्रों को देखें तो अन्य राष्ट्रों में किसी न किसी महत्वपूर्ण सामाजिक संसाधन का अभाव रहा, यानी उसमें जो मटेरियल्स है वो अवेलेबल नहीं थे। इस वजह से जो अन्य देश है वो अपना विकास इतना पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में प्रवृत्तियां। अब कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास किया? अगर देखा जाए तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही प्रौद्योगिकी विकास का जो कार्य है वो विज्ञान पर निर्भर रहा। जो टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है वो किस पर निर्भर रहा? वो विज्ञान पर निर्भर रहा। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो बेकन है उसने प्रयोगात्मक विज्ञान पर जोर दिया और इसलिए औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई, क्योंकि प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक दोहन के लिए यह समझना आवश्यक हो गया था कि जो वस्तु है वो किस तरीके से कार्य करती है, कैसे और क्यों करती है। यानी हम जिस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और उसका आदान प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए यह समझना आवश्यक हो गया था कि कोई वस्तु जो कार्य कर रही है वह उसे कैसे और क्यों करती है। मान लो मैं एग्जांपल देके बता दूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दे दी जाए जिसका आपको कोई ज्ञान ही नहीं है, यानी उसके बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, दे दी जाए, तो क्या आप उसका ठीक तरीके से यूज कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप उसको खराब कर देंगे और उसे ठीक करने के लिए किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी भी चीज का प्रयोग करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने बात करी है बिजली का, रासायनिक प्रक्रियाओं का, इसके अलावा हम कुछ भी और चीज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका प्रयोग करने के लिए या उसका इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में पूरा ज्ञान और उसका प्रयोग करना सीखना आवश्यक है। और देखा जाए तो 20वीं शताब्दी में बिजली और रासायनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान जो है वो अनुभवी कारीगरों को भी सुलभ नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से वो विज्ञान पर डिपेंड थे। और नई नई टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो इतना व्यापक और विस्तृत रूप से हो रहा है। और देखा जाए तो 20वीं शताब्दी में बिजली और रासायनिक प्रक्रियाओं का जो ज्ञान है वो अनुभवी कारीगरों को भी नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से वो विज्ञान पर डिपेंड थे। नई नई टेक्नोलॉजी का विकास इतना व्यापक और विस्तृत रूप से हो रहा है जो केवल एक ही वैज्ञानिक की क्षमता से परे हैं। यानी कोई एक वैज्ञानिक जो है वो संपूर्ण कार्य को नहीं कर सकता।
उस कार्य को करने के लिए उसे एक टीम की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसकी सहायता से वो किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से कर सकता है। अगर देखा जाए तो आधुनिक विज्ञान का सबसे जो अधिक प्रभावित करने वाला जो पहलू है वो यह है कि इसके लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता थी, उपकरण की आवश्यकता थी और बहुत से जो कामगार और क्रियाकलाप का विस्तार आवश्यक है। यानी हम किसी भी अगर टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले मनी की आवश्यकता होती है, ठीक है, फिर उसके लिए उपकरण की आवश्यकता होती है, उसके बाद जो कारीगर है उसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इन तीनों के बिना हम किसी भी टेक्नोलॉजी का विकास पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। अगर हम अमेरिका और सोवियत संघ की बात करें तो अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों ने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग केवल आतंक का संतुलन बनाए रखने के लिए नहीं किया। यानी जो अमेरिका और जो सोवियत संघ है उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो केवल आतंक का संतुलन बनाए रखने के लिए नहीं किया और ना ही दूसरे देशों पर शक्ति स्थापित करने के लिए किया, बल्कि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग अंतरिक्ष और महासागर अन्वेषण के लिए भी किया, जन्म और रोग नियंत्रण और मौसम अवशोषण और विश्वव्यापी संचार के लिए भी प्रयोग किया। उन्होंने उपग्रह बनाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज किया और जन्म को रोकने के लिए यानी ज्यादा पॉपुलेशन ना हो और रोग नियंत्रण करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ दोनों टॉपिक्स को देख लिया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।